Anyone have any doubt? Yeah, I know it's thermodynamics. I know this. Okay. Anyone have any doubt in the previous class? No. Okay. Now we'll start the next topic, and the name of this topic is zeroth law. Is it okay? Zeroth law. Can anyone tell me why the name is given zeroth law? In the thermodynamics, we will study about different law of thermodynamics. The first one is called the first law of thermodynamics, second law of the thermodynamics, and this is the zeroth law of the thermodynamics. देखो क्या होता है, तो जीरोथ लॉ का जो इन्वेंशन हुआ, इस लॉ के बारे में जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चला, ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद पता चला। लेकिन ये जो जीरोथ लॉ है, इसका जो इंपोर्टेंस है, ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से पहले है, इसलिए इस लॉ का नाम रखा गया जीरोथ लॉ। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देखो, जब भी मैं कुछ पूछूं ना, तो आप अनम्यूट करके रिप्लाई कर दो, फिर म्यूट कर लेना, ठीक है? इससे क्या होता है, प्रॉपर इंटरेक्शन बना रहता है। मैंने अभी क्यों बताया कि जो जीरोथ लॉ है, इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आया, ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद आया, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को अगर पढ़ते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, जीरोथ लॉ के बारे में। इसलिए जो है इसका नाम, जो नाम दिया गया, जीरोथ लॉ नाम दिया गया। जीरो से, जीरो क्या होता है, वन से पहले आती है ना। इज दिस क्लियर? एटलीस्ट टेल मी यस और नो। Okay, now you can unmute. Okay, when I ask you some question, please unmute and answer. After that you will mute it. Is it okay? Now what is zeroth law? Suppose before knowing zeroth law, we have already learned that where there is difference of temperature, जहां पे क्या हो, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। सपोज करो ये कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है, और ये एक दूसरा बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, if the temperature T1 is greater than T2, okay, then what will happen? If this body is in contact with this body, suppose this is body 2 and this is body 1, there is temperature difference between body 1 and body 2. इस दोनों बॉडी के बीच में क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है? और जो बॉडी 1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। जो ये T1 क्या है, बॉडी 2 जो है जिसका टेम्परेचर T2 है, उससे क्या है, T1 बड़ा है, ठीक है? तो क्या होगा, जब हम इस बॉडी के कांटेक्ट में इस बॉडी को लाएंगे, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। कहां से, फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2। जो बॉडी 1 है, इससे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, कहां पे, बॉडी 2 पे। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि देयर इज द पोटेंशियल, देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2, एंड वेयर देयर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट। इज इट क्लियर? जहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, वहां पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है? अब देखो,
सपोज करो इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद जीरोथ लॉ में क्या करते हैं हम लोग, तीन बॉडी लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और ये एक बॉडी सी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सपोज करो बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 है और बॉडी 2 का, जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर T2 है और जो बॉडी सी है इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T3 है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट बॉडी ए is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with body B। मतलब क्या, जो बॉडी ए है ये क्या बेटा, बॉडी ए है, ये क्या है, बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इज इट क्लियर? देखो कोई भी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है, कैन एनीवन आंसर मी? कल हमने पढ़ाया है, कोई बोल सकते हो? कमलदीप, कैन यू आंसर? बेटा म्यूट अनम्यूट कर लो फिर आंसर दे सकते हो, फिर म्यूट कर लेना। कम से कम आज टीचर डे, आप तो हम मेरा बात मान लो, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, if two body are said to be in thermal equilibrium, that means their temperature are same, and it is given that body A is in thermal equilibrium with body B, that's why the temperature of body A is equal to the temperature of body B. It is clear? That means T1 is equal to T2. Why? Because body A is in thermal equilibrium with body B. Anyone have any doubt? Now it is given that body B is in thermal equilibrium with body C. Body B is in thermal equilibrium with body C. Is it okay? अब देखो बॉडी बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी एंड बॉडी सी इज सेम। दैट मीन्स इस पॉइंट से क्या आएगा कंक्लूजन कि T2 इज इक्वल टू T3। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? T2 इज इक्वल टू T3। अब देखो बॉडी ए बॉडी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से हम शो करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। और बॉडी बी क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इज इट ओके? तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या बोलता है, इफ बॉडी ए इज in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then according to zeroth law body A is also in thermal equilibrium with body C. Is it okay? अगर बॉडी A जो है ये B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या, जो बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बॉडी बी के टेम्परेचर से सेम है, और बॉडी बी क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब जो बॉडी बी का टेम्परेचर T2 है ये क्या सेम है बॉडी सी के टेम्परेचर T3 से। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि बॉडी ए क्या होगा, बॉडी सी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए है, क्या है बॉडी ए का टेम्परेचर T1, ये क्या होगा, बराबर होगा किसका,
जो बॉडी सी का जो टेम्परेचर है, और बॉडी सी का टेम्परेचर क्या है T3, मतलब क्या T1 इज इक्वल टू T3 यहां से आया, और T3 किसके बराबर है, T2 के बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूं कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, मतलब क्या तीनों बॉडी क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही है ऑल अबाउट जीरोथ लॉ। If someone asks you what is zeroth law, please write it. Zeroth law states that if body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then according to zeroth law, body A is in thermal equilibrium with body C. Please write it, or I have to write. You will write it or I have to write. यार बोल दिया करो ना, कुछ नहीं बोलते तो मुझे लगता है मैं कुछ मतलब उसी तरह बोल रहा हूं। एटलीस्ट हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। हाँ जी, नहीं बोलोगे? मैसेज करते हो, बोल भी तो सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी बी के साथ, और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी सी के साथ, तो जीरोथ लॉ से क्या होगा, बॉडी ए और सी दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। अब कोई इसका एक एग्जांपल बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी कि जहां पे जीरोथ लॉ को अप्लाई किया जाता हो, जिस फेनोमेना पे जीरोथ लॉ बेस है, क्या कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो कि जीरोथ लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पे है? एक चीज जानते हो, हम लोग सब इसको यूज किए हुए हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम लोग जानते हैं थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर के बारे में जानते हो? देखो, मान लो ये मेरा एक थर्मोमीटर है, इज इट ओके? मान लेते एक थर्मोमीटर है, ठीक है। अब देखो थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी, दैट इज Hg, ठीक है, और ये क्या है, ग्लास। थर्मोमीटर का जो वाल होता है वो किससे बना होता है, ग्लास से। The wall of the thermometer is made from glass, and inside this glass there is mercury. Is it okay? अब देखो, अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो, हम क्या करते हैं, या तो अपने माउथ में या अपने बॉडी के कांटेक्ट में, जो ये वाला पार्ट है इसको क्या करते हैं, अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिस्टम बॉडी कितना है, 3 बॉडी है। कौन कौन सा है, एक हमारा बॉडी जो हमारा एक शरीर है, ये एक बॉडी है। दूसरा क्या है, ग्लास। तीसरा क्या है, द फ्लूइड व्हिच इज इनसाइड दिस ग्लास, दैट इज द मरकरी। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? अब देखो क्या होता है, जब ये पार्ट थर्मोमीटर का जो ये पार्ट है, ये ग्लास जो है, ये क्या होगा, बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। यस अनुज, यू हैव एनी डाउट? अनुज, अनुज यू हैव एनी डाउट? अनुज यू हैव एनी डाउट? नो रिप्लाई, इट्स ओके। देखो क्या होता है, जो ये थर्मोमीटर का ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्लास है, ये क्या होगा, हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, हम लोग सपोज करो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इस ग्लास के जो टेम्परेचर होगा इससे ज्यादा होगा,
मान लेते हैं जो मेरे बॉडी का टेम्परेचर है वो TB है, ठीक है, और जो ग्लास है इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TG है, और जो फ्लूइड है इस ग्लास के अंदर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TH है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास को और इस बॉडी को स्टडी करेंगे। हमारा एक सिस्टम क्या है, हमारा एक बॉडी है, एक ग्लास है, दूसरा क्या, द फ्लूइड व्हिच इज इनसाइड दिस ग्लास। अब क्या होगा, जब ग्लास क्या होगा इस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो ये देखो ग्लास का जो टेम्परेचर है वो क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ बॉडी। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है, देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बॉडी से हीट का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, ग्लास में, ठीक है। और ये ट्रांसफर कब तक होते रहेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, TG इज इक्वल टू TB हो जाए। मतलब द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास। तब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, क्या होगा, हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब तक क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। इज दिस ओके? जब TG इज इक्वल टू TB हो जाए इसका मतलब क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स आफ्टर समटाइम्स द बॉडी इज in thermal equilibrium with that of the glass of the thermometer. Is it okay? यहां पे किसी कोई डाउट है, जो ग्लास है क्या हुआ, जो थर्मोमीटर का ग्लास है वो क्या हुआ, बॉडी के साथ कांटेक्ट में आने से क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम सेम हो जाएगा, मतलब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इज इट ओके? अब देखो 1 minute, I have to, no doubt, okay, good. If you have any doubt, please raise, please ask, okay। देखो डाउट पूछने में शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अभी तक मेरा सिस्टम क्या था, ये बॉडी और ये ग्लास ऑफ थर्मोमीटर। अब क्या होता है, अब हम अपना सिस्टम को चेंज करते हैं। अब मेरा सिस्टम क्या है, ये ग्लास और जो फ्लूइड है इस ग्लास के इनसाइड में वो मेरा सिस्टम हो गया। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इस बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण ग्लास का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और किसके बराबर हो गया, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर। तो देखो अभी क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड दैट इज इनसाइड द थर्मोमीटर, दैट इज द मरकरी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो किसके कांटेक्ट में है, वॉल ऑफ द थर्मोमीटर, ग्लास ऑफ द थर्मोमीटर, ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है। और क्या है, टेम्परेचर किसका बड़ा है, ग्लास का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ Hg, दैट मींस दैट ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड के कंपेयर में क्या, ग्लास का टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है किसके बीच में, फ्लूइड और ग्लास ऑफ द थर्मोमीटर के बीच में। तो अब जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। ये हीट का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ग्लास क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसका, जो फ्लूइड है किसके अंदर में, इस ग्लास के अंदर में। मतलब जो मरकरी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, ग्लास के टेम्परेचर में के बराबर हो जाए। तब क्या होगा, हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये टेम्परेचर ऑफ ग्लास किसके बराबर हो जाए, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड हो जाए, मतलब टेम्परेचर ऑफ मरकरी हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, ग्लास क्या है, फ्लूइड के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, ग्लास फ्लूइड के साथ क्या है, मरकरी के साथ क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देखो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो,
मतलब क्या, जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि जो ग्लास है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ, हमारे बॉडी के साथ। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जो ग्लास है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, फ्लूइड के साथ, मरकरी के साथ। तो जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है कि बॉडी क्या है यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ग्लास के साथ, और ग्लास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है फ्लूइड के साथ। तो क्या होगा, आप जो फ्लूइड है अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, ये फ्लूइड क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, बॉडी के साथ। इज दिस क्लियर, दैट इज द जीरोथ लॉ। ठीक है, बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, ग्लास के साथ, और ग्लास क्या है, फ्लूइड के साथ, मरकरी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ से क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो मरकरी है, वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, बॉडी के साथ। मतलब क्या, जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर हो वही क्या हो जाता है, फ्लूइड एच जी का टेम्परेचर हो जाता है। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और क्या हो गया, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो गया कि नहीं हुआ, तो क्या होगा, इस मरकरी का राइज होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग जो है थर्मोमीटर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो हमारा थर्मोमीटर है ये क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस है किसके प्रिंसिपल पे, जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे। ये थर्मोमीटर क्या है, जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इज इट ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, किसी को कोई डाउट है जीरोथ लॉ के बारे में, प्लीज टेल मी। पांडे, अहमद खान, ऋषभ, प्लीज एवरीवन रिप्लाई मी, अनुज, आदित्य, किसी को कोई डाउट है, तनुजा, किसी को, एनीवन हैव एनी डाउट। तो जीरोथ लॉ समझ में आ गया, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और जीरोथ लॉ का बेस्ड, जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे क्या चीज बेस है, थर्मोमीटर। इज इट ओके, किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो। नहीं, देखो अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ये हमारे आगे भी रियल लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत यूजफुल होता है। जैसे देखो हम लोग थर्मोमीटर को यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो किसके प्रिंसिपल पे बेस है। आज हमें क्या पता चला कि जो ये थर्मोमीटर है ये किसके प्रिंसिपल पे बेस है, ये जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे बेस है। इज इट ओके, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। जब हम लोग जीरोथ लॉ को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अब देखो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे तो हमेशा यहां पे याद रखना दो चीज को, एक प्रोसेस को और दूसरा साइकिल को। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, सिंपली चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, और साइकिल क्या होता है, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइकिल। सपोज करो कोई चीज यहां से स्टार्ट हुआ, वो मूव करके यहाँ गया, अपना स्टेट चेंज किया, फिर यहाँ से क्या हुआ, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। इज इट ओके, तो जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉ को पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस और साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है थर्मो, देखो हीट के बारे में पता होना चाहिए, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो हम लोग हीट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीट क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली वर्क क्या है, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है,
अब कोई फोर्स इस पे एक्सर्ट हुआ, सपोज करो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, and because of this force the object will change its position and let the position become this. अब क्या हुआ, A से B पोजीशन हो गया, ठीक है। सपोज करो कि ये जो चेंज है ये क्या है, x है, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, x इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू x, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं या वर्क बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो यूनिट हीट का होता है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, वही यूनिट वर्क का होता है, वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इज इट ओके? अब देखो इंटरनल एनर्जी होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी सिंपली देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक सिस्टम क्या होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, मेड फ्रॉम पार्टिकल। ऐसे ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिससे ये ब्लॉक मिलके बना होगा, ठीक है। तो याद रखना कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिंपली एक एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, बट द इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ द रैंडम डिसऑर्डर मूवमेंट, रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ molecules, is it okay, और motion of the particles। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि देखो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल से क्या हुआ है, ये पूरे सिस्टम मिलके बना हुआ है। तो अब क्या होगा, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, या तो मूव करते हैं या अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जब अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करें या अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, क्या वो मूव करते रहेगा, नहीं। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे, जब हम लोग, ये क्यों होता है, जो पार्टिकल का रेंडमनेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इज इट ओके? तो द एनर्जी which is associated with the randomness of the molecules, particles or atom is simply called the internal energy. Is it okay? Is it okay? तो हीट और एनर्जी के बारे में समझ आ गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, किसी कोई डाउट? तो सिंपली देखो, जो इंटरनल एनर्जी होता है क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। जो इसके जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, क्या हो, रैंडम मोशन में होते हैं। और जानते हैं हम लोग, जब भी कोई भी चीज क्या हो, रैंडम मोशन में हो, उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। मतलब इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन द काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। ठीक है, अब देखो, और काइनेटिक एनर्जी ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्यों है, इसी इंटरनल एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट internal energy is function of temperature। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज कर जाएगा। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को हीट अप करो, जब हीट अप करोगे तो क्या होगा, इस पार्टिकल का रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, और जब रेंडमनेस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, और वही क्या है, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इज इट ओके? इसलिए हमेशा याद रखना कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें तो हमारा इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। इज इट ओके? अब देखो हम लोग थर्मोडाइ प्रोसेस, साइकिल, हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दो केस को स्टडी करेंगे। एक को बोलेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर है। कोई बताओगे कि पिस्टन सिलेंडर किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम
ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम का? कैन एनीवन टेल मी कि पिस्टन सिलेंडर किसका एग्जांपल है? यस, कमलदीप, इट इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो ये पिस्टन सिलेंडर है, मान लो यहाँ पे क्या है, गैस है। गैस मतलब कैसा गैस है? देखो, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस की बात करेंगे, ठीक है, तो दो टाइप की गैस देखने को मिलेगा, एक आइडियल गैस और दूसरा नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस होता क्या है? आइडियल गैस होता क्या है? तो आइडियल गैस उस गैस को बोलते हैं जो, आइडियल गैस को हम लोग परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और इस इक्वेशन के बारे में हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे कि ये इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। इसको बोलते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, जहां P क्या है? प्रेशर है। वॉल्यूम क्या है? V क्या है? वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है? कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो याद रखना, जो भी गैस क्या करता हो, PV इज इक्वल टू nRT या PV इज इक्वल टू R बार T, इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो जो एयर है, एयर मेरा किसका एग्जांपल है? आइडियल गैस का एग्जांपल है। तो इस इक्वेशन के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी क्योंकि आइडियल गैस आया, तो सिर्फ इस टर्म को याद रखो। Is it okay? Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No. Okay. तो देखो, इस पिस्टन सिलेंडर क्या है? एक क्लोज सिस्टम है और इसके अंदर क्या है? एयर है। एयर कैसा? आइडियल गैस है। ये किस इक्वेशन को फॉलो करेगा? PV इज इक्वल टू nRT। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? Means if we increase the pressure, then the temperature will also increase, and if we will decrease the pressure, then the temperature will also decrease. Always remember that this hold good for closed system. Is it okay? This hold good for closed system. For in closed system, if we increase the pressure, then the temperature will increase, and if we decrease the pressure, then the temperature will decrease. Is it okay? Anyone have any doubt? No, no, no. Okay. तो देखो यहाँ पे क्या, अब देखो केस 1 में मैं क्या करता हूं, मान लो ये सिलेंडर है, नहीं ये क्या है? वॉल ऑफ सिलेंडर है। मान लो जो वॉल ऑफ सिलेंडर है, इसका टेम्परेचर मान लो TW, ठीक है, और इस वॉल के अंदर क्या गैस है, और इस गैस का टेम्परेचर मान लो TG। ठीक है, अब क्या करना है? एक लॉक लगाना है, और लॉक लगा के क्या करना है? इस पिस्टन को फिक्स कर देना है। क्या करना है? इस पिस्टन को फिक्स कर देना, मतलब दिस पिस्टन कैन नॉट मूव और रेसिप्रोकेट। ये पिस्टन क्या करेगा? ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पिस्टन को ब्लॉक करके रखा है। तो केस नंबर 1 में क्या है? एक हम पिस्टन सिलेंडर लिए जिसमें पिस्टन का क्या पोजीशन? फिक्स है, और इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या लिए? एक आइडियल गैस लिए, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और क्या है? जो मेरा सिलेंडर है उसका टेम्परेचर क्या है? TW, और जो मेरा आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर क्या है? TG है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ वॉल है वो क्या? ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ गैस है। इन केस 1 में क्या है? पिस्टन फिक्स है, और जो वॉल का टेम्परेचर है वो क्या है? गैस के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो हमने क्या किया? इस वॉल को क्या किया? हीटअप किया, और हमारे हीटअप के कारण क्या होगा? जो ये वॉल होगा ये क्या होगा? इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी, और इसके अंदर का गैस क्या है? इससे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा? इस वॉल का। ठीक है, अब देखो मैंने शुरू में क्या बोला है कि जो पार्टिकल है इस गैस के,
वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। क्योंकि जब ये रैंडम मोशन में होगा, ये क्या करेगा, जो गैस है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा जाके किसको, वॉल ऑफ सिलेंडर को। जो सिलेंडर का वॉल है उसको जाके स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल जाके स्ट्राइक किया, अब देखो यहाँ पे जो वॉल का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ गैस पार्टिकल। तो अब ये टेम्परेचर क्या होगा, जो वॉल का जो गैस है वो क्या करेगा, जो वॉल का टेम्परेचर है वो ट्रांसफर कर देगा। जो पार्टिकल ऑफ वॉल है वो अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, गैस के पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। नहीं, और देखो जब गैस के पार्टिकल का ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, क्या होगा, इस गैस के पार्टिकल जो वॉल के कांटेक्ट में आया उसका रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, उसका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, अब वो क्या करेगा, फिर वो और उसमें रैंडम उस पार्टिकल क्या करेगा, और रैंडमनेस आएगा, वो क्या करेगा, फिर दूसरे पार्टिकल से जाके टकराएगा और क्या करेगा, उसको भी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। इस तरह क्या होगा, जो वाल्व से हीट किसको ट्रांसफर हुआ, द पार्टिकल ऑफ गैस को। इज इट ओके, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, हाँ, किसी कोई चीज समझने में दिक्कत यहां तक, shall I repeat it or you will understand it? Anyone have any doubt till now? No, understood, okay, good। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा, वॉल का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, वॉल का, एज कंपेयर टू ग्लास। इज इट ओके, जिसका टेम्परेचर किसका ज्यादा है, वॉल का, इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वॉल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ द गैस। अब क्या होगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, किससे, जो वॉल के जो पार्टिकल हैं वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, मतलब अपने टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा, किसको, अपने हीट को ट्रांसफर करेगा, किसको, पार्टिकल ऑफ गैस को। और यहां से क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इज इट ओके, एनीवन हैव एनी डाउट, किसी कोई डाउट है, नो 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 नो, चलो कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में मैंने क्या देखा कि मेरा पिस्टन फिक्स है और जो गैस पार्टिकल से टेम्परेचर किसका ज्यादा है, वॉल का। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉल क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्लास के, सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल। क्या हो, वहां से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, वॉल के पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेंगे, और इससे क्या होगा, जो पार्टिकल है इस सिलेंडर के अंदर उसकी रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी, मतलब क्या, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इज इट ओके, अब देखो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में भी क्या करेंगे, हम लोग एक पिस्टन सिलेंडर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, गैस होगा, और गैस कैसा होगा, आइडियल गैस, मतलब क्या, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करेगा, परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इज इट ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मेरा पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। फर्स्ट केस में क्या था, पिस्टन फिक्स था, सेकेंड केस में क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली जो गैस पार्टिकल है, गैस का टेम्परेचर Tg मान लो, और जो मेरा वॉल है इसका टेम्परेचर Tw मान लो, जो सिलेंडर का वॉल है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में द टेम्परेचर ऑफ वॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, बट इन द सेकेंड केस the temperature of the wall is equal to the temperature of the gas।
अब बताओ यहाँ पे, जब टेम्परेचर ऑफ वाल क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस के बराबर है, इसका मतलब क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के। तो अब बताओ देखो, ये क्या है, वाल और गैस क्या है, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये बताओ, क्या यहाँ पे वाल और गैस के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, मतलब क्या, दोनों क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन देखो, अगर हम फिर भी चाहें कि इस गैस पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना, हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो याद रखो, सेकेंड केस में मैंने क्या ऑब्जर्व किया हूं कि जो मेरा पिस्टन है वो मूव कर रहा है, वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये मूवेबल है, तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को पुश करेंगे, और जब हम इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पुश करने के कारण क्या होंगे, जो एयर है, जो गैस है इस सिलेंडर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब ये पुश करेंगे तो क्या होंगे, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा, हर एक पार्टिकल, जो इस गैस का जो पार्टिकल है उससे क्या होंगे, टकराएंगे। मतलब क्या, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन देयर इज इंक्रीज इन द कॉलिजन, क्या होगा, कॉलिजन में इंक्रीमेंट होगा। अब देखो, जब यहाँ पे कॉलिजन में इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, जब दो चीज को बार बार टकराओ, कभी देखो क्या करना, दो पत्थर लेना, उसको बार बार एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करना, तो उससे क्या होगा, देखो वो अगर उसको बाद में टच करते हो तो आप तुमको क्या होगा, गर्म लगेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ कॉलिजन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इज इट ओके। तो जब हम लोग आके इस पिस्टन को इधर प्रेस किए, पुश किए, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसके अंदर का गैस क्या होगा, कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन क्या होंगे, जो कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। जब कॉलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बताया था कि हमारा इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। मतलब क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का हमारे पास कितने तरीका है, दो तरीका है। एक क्या था, केस नंबर 1 में देखा, जो केस नंबर 1 में हमने देखा कि वहां पे हमने टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी को कैसे इंक्रीज किया था, बाय हीट ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे कैसे किए, वर्क डन करके। वर्क डन कैसे हुआ, पिस्टन का मूवमेंट हुआ, पहले हमने क्या किया, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया एफ, और इस फोर्स के कारण क्या हुआ, जो ये पिस्टन है इस डायरेक्शन में मूव किया। सपोज करो ये मूवमेंट क्या होगा, एक्स हुआ होगा, तो यहां से वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू एक्स। तो सेकेंड केस में क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ वर्क डन। तो हमेशा याद रखना कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का दो संसाधन है, एक या तो ट्रांसफर ऑफ हीट से इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दो, या किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करके हम लोग इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट, किसी कोई डाउट है। यस अनुज, ये पी इंक्रीज क्या, कुछ पूछ रहे हो क्या, पी इंक्रीज मतलब, हाँ बेटा, जब क्लोज सिस्टम होता है तो क्लोज सिस्टम और परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। देखो एन और आर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या हो, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के।
अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये किसके लिए है? क्लोज सिस्टम के लिए। ओके, किसी कोई डाउट है? नॉट एबल टू। अच्छा, आप म्यूट नहीं कर सकते हो, अनम्यूट नहीं कर सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं कल सर से बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है उसको दो तरीका से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, एक बाय ट्रांसफर ऑफ हीट एंड दूसरा क्या है? बाय वर्क डन। यस, कोई हैंड रेज किया था, किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है, विनाश क्या नाम है, आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का दो तरीका है। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने क्या बताया? अभी हमने हीट को देखा, वर्क डन को देखा और इंटरनल एनर्जी को देखा। ठीक है, अब देखो, प्रोसेस को भी देखा और साइकिल को भी देखा। तो हमेशा याद रखना कि जो इन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो समेशन ऑफ क्यू है, जो हीट है ना, इसका समेशन ये क्या होगा? इक्वल टू होता है वर्क डन का समेशन। और ये किसके लिए होगा? दिस होल्ड गुड फॉर साइकिल। ये किसके लिए होगा? साइकिल के लिए होगा, ये प्रोसेस के लिए नहीं होगा। ठीक है सर, गैस रैंडम मोशन ज्यादा करता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी वाल से। मैंने कब बोला जो मैंने कब बोला आपको, जो गैस और वाल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी जो सेकेंड केस है उसमें काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल वो बराबर होंगे सेकेंड केस में। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करना शुरू किए, सेकेंड केस में क्या है? पिस्टन कैन मूव। तो जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिक क्या होगा? इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है यहां तक। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन। ये किसके लिए होता है? फॉर साइकिल के लिए। देखो, लोग क्या करते हैं, इतना ही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ए साइकिल द टोटल हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू वर्क डन। मतलब क्या? अगर हम लोग हीट से वर्क डन करें तो जितना अमाउंट ऑफ हीट होगा वो वर्क डन में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका रिवर्स करते हैं कि वर्क डन से हीट में ट्रांसफर करते हैं, हम लोग वर्क डन करेंगे और वहां से क्या होगा? हीट जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो टोटल वर्क डन है वो किस में? हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। सम अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए लगेगा? इस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगेगा। ठीक है, इस इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल होते हैं वो उस वर्क डन को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, अपने रैंडमनेस को इंक्रीज करने के लिए। इज इट ओके? तो इसलिए क्या होता है, एक टर्म आती है कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है,
देखो इस दोनों केस में, केस 1 या केस 2 में, जो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इस पार्टिकल की ओर ये गैस का क्यों इंक्रीज कर रहा है? हम लोग क्या किए थे फर्स्ट केस में, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए थे। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। इसी तरह डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस, सॉरी, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। देखो फर्स्ट केस में क्या कर रहे थे हम लोग? हीट सप्लाई कर रहे थे। किसको? पहले वाल को किए और वाल से ये हीट कहाँ गया? गैस पार्टिकल को मिला। यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। सेकेंड केस में क्या होगा? और इस हीट के कारण क्या होगा? अगर हम लोग मानो इस इन द फर्स्ट केस अगर हम पिस्टन को फिक्स नहीं करते तो क्या होगा? ये गैस पार्टिकल क्या करेगा? हीट को लेगा और हीट से क्या होगा? जो पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज करेगा। मतलब क्या? एक्सपेंशन होगा इस गैस का। और जब एक्सपेंशन होगा क्या होगा? वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। पिस्टन क्या करेगा? मूव करेगा और मूव करने से क्या होगा? वर्क डन मिलेगा। ठीक है, इज इट ओके? तो अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जितना आप हीट दे रहे हो, हीट भी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। वर्क डन भी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है। तो क्या हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़े कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज होता है। एनर्जी का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, अब जो हीट दिए यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? वर्क डन मिल रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा। कब मिलेगा? साइकिल के लिए। लेकिन जब वो प्रोसेस हो तो प्रोसेस में क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ आप हीट दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं मिल रहा है। मतलब क्या? मानो मैं हीट डेल्टा क्यू दे रहा हूं और वर्क डन क्या है? डेल्टा डब्ल्यू है। नहीं, तो ये बताओ डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी, ये एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये कहां जा रहा है? ये एनर्जी कहां यूज हो रहा है? दिस एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स, ऑफ दिस गैस पार्टिकल्स। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा क्यू किसको बोलेंगे? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू होता है। हम लोग इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके? ये चीज समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला कि जितना अमाउंट ऑफ हीट दो, ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ आपको वर्क डन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है। लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और सम अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो जितना जितना अमाउंट ऑफ हीट दो उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो हीट दे रहे हो, कुछ हीट क्या करेगा? इस पार्टिकल के रैंडमनेस को इंक्रीज करेगा, मतलब इस पार्टिकल के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और कुछ हीट क्या होगा? हमें बाहर इस पिस्टन के मूवमेंट के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो हीट का कौन सा पार्ट है जो इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रहा है? तो सिंपली डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको भी बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ये किसके लिए होता है? साइकिल के लिए। और ये किसके लिए होता है? प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर? ये किसके लिए होता है? प्रोसेस के लिए होता है। टेम्परेचर सेम है फिर भी तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। बेटा उसका देखो यहाँ पे सेकेंड केस देखो, मैंने क्या बोला? पिस्टन को मैं कंप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे और मैंने क्या बोला था? जो वाल का टेम्परेचर है वो क्या है? गैस के टेम्परेचर से इक्वल है। टेम्परेचर ऑफ वाल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। इज दिस क्लियर? अब देखो आपको डाउट कहां पे आ रहा है कि जो ये पिस्टन है इसको जब मैं मूव करूंगा, ठीक है, तो इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए।
देखो जो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल का जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज करने में यूज हो रहा है, इस मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। इज दिस ओके? समझ में आया? विनाश यादव, यादव जी समझ में आया? ठीक है, ये इस चीज के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रहा है। ठीक है, अब ऑटोमेटिक है, यहां पर भी क्या होगा, जीरोथ लॉ अप्लाई होगा, जब इसकी टेम्परेचर गैस की टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है उसके साथ साथ क्या होगा, वाल की भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जीरोथ लॉ तो हर जगह अप्लाई है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ को, तो हमेशा याद रखना समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W होता है, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन होता है, किसके लिए, फॉर द साइकिल, एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये किसके लिए होता है, प्रोसेस के लिए होता है। इज इट ओके? अब देखो डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज। ठीक है, जब कोई स्मॉल चेंज होता है उसको हम लोग डी टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट, मानो टेम्परेचर में कोई स्मॉल चेंज हो, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी के फॉर्म में, और जब कोई लार्ज चेंज होता है उसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यही हीट में जो चेंज है ये स्मॉल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी डब्ल्यू, ये किसके लिए है, स्मॉल चेंज के लिए है, ये भी किसके लिए होगा, प्रोसेस के लिए होगा। इज इट ओके? तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा फॉर साइकिल एज वेल एज फॉर प्रोसेस। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट लॉ में किसी को कोई डाउट है? नो? प्लीज रिप्लाई फास्ट, एनीवन हैव एनी डाउट? नो? ओके, अब देखो जब हम लोग हीट और वर्क डन को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना, मानो ये मेरा सिस्टम है, तो हीट या वर्क डन का दो चीज हो सकता है, क्या करेगा, या तो हीट क्या होगा, सिस्टम से बाहर जाएगा, ठीक है, क्यों, या सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, या तो हम क्या करें, बाहर से सिस्टम को हीट सप्लाई कर सकते हैं, या अंदर से हीट क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, हीट को बाहर सप्लाई करेगा। दो कंडीशन है, एक चीज याद रखना, हीट जो बाहर से अंदर जा रहा, जो हीट सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हीट सप्लाई ऑन द सिस्टम, क्यों, तो जब हम लोग सिस्टम के ऊपर हीट सप्लाई करें तो उस चीज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव के रूप में लिखते हैं, और जब हीट क्या हो, सिस्टम से बाहर निकले, इस चीज को हम लोग निगेटिव लिखते हैं। तो सपोज करो ये मेरा सिस्टम है, यहां से मानो Q1 हीट बाहर आ रहा है और यहां से Q2 हीट बाहर आ रहा है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, Q3 हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ Q का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Q क्या होगा, देखो Q1 क्या होगा, Q1 नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रहा है हीट, Q2 क्या होगा, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये भी सिस्टम से बाहर जा रहा, Q3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर हीट सप्लाई किया जा रहा। अब समेशन ऑफ Q क्या होगा, प्लस Q3, ये क्या हो जाएगा, Q1 क्या होगा, माइनस Q1 माइनस Q2। इज दिस क्लियर? किसी को ये समझने में प्रॉब्लम है? ये बेटा स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर हम सिस्टम के ऊपर हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर हम लोग सिस्टम से बाहर हीट को सप्लाई करें तो क्या होगा, वो नेगेटिव होता है। इस तरह से हम लोग समेशन ऑफ Q हीट फाइंड करते हैं। अब वर्क डन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर वर्क डन हमको मिल रहा है, जब वर्क डन मिलता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना हो इसको लोग नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन,
आउट ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क सप्लाई करें तो नेगेटिव होता है। अगर हम लोग सिस्टम से वर्क मिला, इफ वी गेट वर्क फ्रॉम द सिस्टम देन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सपोज करो यही सिस्टम लो, यहाँ पे मान लो हम वर्क डन कर रहे हैं, W1 अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, और मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे मान लो W2 और W3 अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम द सिस्टम मिल रहा है। अब बताओ समेशन ऑफ W क्या होगा? ऑन द W1 क्या है? ऑन द सिस्टम है, तो W1 वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा या निगेटिव? ये चीज निगेटिव होगा। ऑन द सिस्टम वर्क डन क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब W3 और W2 क्या है? वर्क सिस्टम से मिल रहा है, और जो वर्क सिस्टम से मिलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ वर्क क्या होगा? माइनस W1 प्लस सिस्टम से मिल रहा है W2 प्लस W3, ये भी सिस्टम से मिल रहा है। अब देखो अगर ये साइकिल है तो साइकिल में क्या होता है? समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W होता है। अब मेरे पास समेशन ऑफ W क्या है? माइनस W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q क्या है? प्लस Q3 माइनस Q1 माइनस Q2। इस चीज को समझ में आया? किसी कोई डाउट है इस चीज में? हमेशा याद रखना, अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग को सिस्टम से हीट्स मिल रहा है वो चीज निगेटिव होगा। और वर्क डन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं वो चीज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या निगेटिव होगा? वो चीज निगेटिव होगा। जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं वो क्या होगा? निगेटिव होगा। और जब हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम से वर्क मिलेगा वो चीज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं एक चीज। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे? कि ह्यूमन क्या है? सेल्फिश नेचर होता है। हम लोग किसी से काम कराना जानते हैं, किसी से वर्क लेना जानते हैं। तो हमारे लिए प्रॉफिट की चीज क्या है? किसी आदमी से कितना काम आप ले लो, और जो चीज प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं। तो क्या होगा? जब हम लोग किसी चीज से वर्क ले रहे हैं, मिल रहा है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? ह्यूमन क्या होता है? नेचर बहुत सेल्फिश होता है। वो क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ काम लेना जानता है। ठीक है, किसी से काम ले लो, ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर किसी के लिए काम करना, ये क्या कर रहा है? मानो यहाँ से कोई वर्क कर रहा है, इस बॉडी के लिए कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक है, तो किसी के लिए वर्क करोगे तो वो क्या है? नुकसान है आपका, उसको लोग क्या? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अब हीट क्या हो? जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से हीट मिल रहा है ये चीज नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? हाँ, एवरीथिंग क्लियर? तो आज हम लोग ने दो चीज को पढ़ा। किस चीज को? एक जीरोथ लॉ को और एक थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है? सर शैल आई क्लोज द क्लास? यस सर, जीरोथ लॉ यस सर, यस सर, यस सर। क्या हो बेटा? शॉर्ट में बताइएगा। देखो जीरोथ लॉ सिंपली क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे मानो तीन बॉडी है, ठीक है, सपोज करो एक बॉडी ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है? ए सी के भी साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही चीज है जीरोथ लॉ के बारे में। इज इट ओके? क्या चीज शॉर्ट में बताऊं बेटा? शॉर्ट में बताइएगा। क्या मैं बता दिया ना जीरोथ लॉ क्या होता है? सिंपली देखो मैंने बता दिया यार। सपोज करो
ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये एक ऑब्जेक्ट है सी। अब मानो इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, इसका टेम्परेचर टी सी है। मानो ए क्या बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी है। अब बी क्या है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी, मतलब क्या, जो टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट सी भी होगा। अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ क्या होगा, सी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए। इज दिस क्लियर? Anyone have any doubt? Your doubt is clear? Okay. Okay, sir. Sir, now I close the class. Okay. Okay, bye everyone and happy Teachers Day. Dilip sir, happy Teachers Day.